आज हमारा टॉपिक है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के तहत ही चल रहे थे अपन। तो संविधान में हमने पिछले वीडियो में नागरिकता पढ़ा था कि नागरिकता के जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं, कौन से अधिकार किन नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे नागरिकता का अर्जन कैसे होता है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, 2 पॉइंट है। सबसे पहला है कि नागरिकता का अर्जन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है या फिर कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जन्म से। जन्म से किन किन लोगों को नागरिकता मिली थी। तो जन्म से उन व्यक्तियों को नागरिकता मिली थी जो 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद कब तक, 1 जुलाई 1987 से पहले तक। ठीक है, 1 जुलाई 1987 से पहले तक क्या हो, भारत में रह रहे हो या भारत के नागरिक हो। 26 जनवरी 1950 को जितने भी व्यक्ति भारत में रह रहे थे, क्योंकि अपना संविधान उस समय लागू हुआ था, उस समय उन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। उसी समय एक संविधान में प्रावधान किया गया कि 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक जितने भी जो व्यक्ति हैं वो भारत में पैदा होंगे, ये जितने भी जो बच्चे हैं वो भारत में पैदा होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसमें 1 जुलाई 1987 को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया कि 2003 में एक फिर से क्या आया, संविधान संशोधन, नागरिकता संशोधन हुआ। ठीक है, उससे पहले तक 2003 के नागरिकता संशोधन से पहले तक जो भी बच्चे भारत में जन्म लेंगे वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इसके बाद आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में क्या लिखा था कि जो बच्चा यहाँ जन्म ले रहा है उसके या तो माता और पिता दोनों भारतीय हो या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय हो। ये क्या था, संविधान संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या कौन बच्चा होगा, या तो उसके माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या फिर दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये 2003। ठीक है, तो भारतीय नागरिक माना जाएगा। ये जन्म से पढ़ रहे हैं कि जन्म से कब कब मिल सकती है, 26 जनवरी 1950 तक, और उसके बाद कब तक, 1 जुलाई 1987 तक। जिन भी बच्चों का भारत में जन्म हुआ है वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन कब तक, 2003 का संविधान संशोधन आने तक। 2003 का संविधान संशोधन आया तो उसमें लिखा गया कि जो 2003 तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनके अगर माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं तो भी बच्चा भारतीय नागरिक होगा। अगर दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो भी बच्चा भारतीय नागरिक होगा। लेकिन जन्म के समय दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भारतीय नागरिक होना आवश्यक था। दूसरा पॉइंट है वंशानुगत। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत से तो ये कैसे प्राप्त हुई, ये था 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जितने भी बच्चे देश के बाहर पैदा हुए थे उनके पिता का भारतीय होना आवश्यक था, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती। ठीक है, किन बच्चों को, जो पैदा तो विदेश में हुए हैं लेकिन उनके पिता भारत के नागरिक थे। कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनके पिता का भारतीय होना आवश्यक है, तभी वो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इसके बाद 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, 10 दिसंबर 1992 तक की बात की। अब 10 दिसंबर 1992 को उस डेट को भी शामिल किया गया है या उसके बाद जो भी बच्चे भारत के बाहर विदेशों में पैदा होते हैं उनमें माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था, तभी वो बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा। समझ में आया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक जो बच्चे विदेश में पैदा हुए या भारत के
बाहर पैदा हुए उनके पिता का भारतीय होना आवश्यक है, तभी वो बच्चा भारतीय नागरिक होगा। दूसरी कंडीशन, 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद जो भी बच्चे भारत के बाहर पैदा हुए हैं उनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक था, तभी वो बच्चा भारतीय नागरिक होगा या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ये था आपका वंशानुगत। ठीक है। तीसरे नंबर पे है पंजीकरण द्वारा। क्या था? पंजीकरण। तो पंजीकरण में क्या क्या था? पंजीकरण था कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, नागरिकता आवेदन उसने किया है, उससे 7 साल पहले से वो भारत में रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक और कंडीशन है कि जो व्यक्ति 7 वर्ष आवेदन के 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है और वो किसी विदेशी महिला से विवाह करता है, तो वो विदेशी महिला को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कंडीशन क्या थी? सिर्फ 7 वर्ष भारत में रहना है। ठीक है। अगर व्यक्ति 7 वर्ष आवेदन करने से 7 वर्ष पूर्व से अगर वो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वो किसी विदेशी महिला से विवाह भी करता है तो भी उस महिला को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद है भारत के नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे थे उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नाबालिग मतलब जिनका मत देने का अधिकार नहीं होता है, 18 साल से कम माने जा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपन देशीयकरण। ये चौथा पॉइंट था। देशीयकरण क्या था? देशीयकरण में पढ़ते हैं अपन कि देशीकरण द्वारा भी नागरिकता मिल रही थी। तो देशीकरण क्या था? संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। संबंधित देश मतलब यहाँ भारत की बात हो रही है। भारत में एक निश्चित अवधि तक अगर कोई व्यक्ति निवास करता है तो उसको भारत का नागरिक घोषित कर दिया जाता है। दूसरी कंडीशन, किसी एक देश का नागरिक ना हो, ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो। ऐसे देश जो भारत के लोगों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना देते हो। देशीकरण का मतलब समझो, एक निश्चित वर्ष तक जो व्यक्ति उस देश में रह रहा है अगर वो पूरे कर लेता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। कहाँ का? उस देश का। ठीक है। और अगर इस जो देशीय नागरिकता जो है प्रावधान, उसके तहत कोई देश अपने भारत के नागरिकों को अगर नागरिकता नहीं देता है तो अपन भी उसके नागरिकों को देशीयकरण के द्वारा नागरिकता नहीं देंगे। जैसे कि पाकिस्तान, अपने भारत का अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में 20 साल 25 साल भी रहता है तो भी उसको पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिलती है। वैसे ही पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ अगर 50 साल भी रहता है तो भी उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलती। अगली कंडीशन है, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। दूसरे देश की नागरिकता उसने त्याग दी हो और फिर भारत की नागरिकता ग्रहण करे, कुछ देशों को छोड़कर, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है उनको छोड़कर, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। अगला क्या था? 8वीं अनुसूची में जो वर्णित आपकी भाषाएं हैं, कितनी है? 22। 8वीं अनुसूची में जो वर्णित 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, मतलब उनमें से कोई एक भाषा उसे बहुत अच्छी तरह आती हो। ठीक है। इंग्लिश भी है उसमें, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती हो, हिंदी बहुत अच्छी आती हो, उर्दू बहुत अच्छी आती हो, मराठी, ठीक है, बंगाली, जो भी भाषा उसे बहुत अच्छे तरीके से आती हो, जो ज्ञाता हो, उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद है अच्छे चरित्र वाला हो, तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद है एक विशेष उपबंध के तहत ये छूट दी गई कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा कोई कार्य करता है, मतलब सीधी सी बात थी, नोबेल पुरस्कार विजेता हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में अगर कोई शांति, इन्हीं क्षेत्रों में बहुत अच्छा कोई काम करता है तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो नोबेल प्राइज उसको मिला है, किसी भी फील्ड में मिला हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाकर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अपने यहाँ अगर कोई एक उदाहरण माने तो कौन होगी? मदर टेरेसा, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, लेकिन वो भारत की नागरिक मानी जाती है। भारत की पहली ऐसी नागरिक थी जो क्या थी?
नोबेल पुरस्कार विजेता थी। ठीक है, इसके बाद है अगला आपका क्षेत्र सम्मिलित होने पर। ठीक है, अगला जो आया वो है आपका पांचवा और आखिरी, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, कि अगर कोई भी क्षेत्र है अगर वो भारत के संघ में, मतलब जो भारत राज्यों का संघ है, अगर उसमें कोई भी क्षेत्र सम्मिलित होता है तो उसके जो नागरिक हैं वो भी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। जैसे कि अपन बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर, अभी जो 370 जो धारा हटी है, इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता चलती थी, वहां के नागरिक अलग, भारत का नागरिक भी होते थे वो। अब क्या हुआ है, अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बंद कर दो। इसी क्रम में आगे है, हम पढ़ रहे थे अभी तक अर्जन, नागरिकता का अर्जन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो नागरिकता की समाप्ति पढ़ेंगे, उसके भी कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अर्जन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे नागरिकता की समाप्ति, कि नागरिकता को समाप्त कब माना जाता है। इसमें भी 3 पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है नागरिकता का परित्याग। नागरिकता का परित्याग, परित्याग से समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है उसमें लिखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अगर त्याग दे। ठीक है, वही लिखा है, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने के कारण रोक सकती है। समझ में आया, एक प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण आयु का हो, ठीक है, और स्व घोषणा द्वारा, मतलब खुद ही अपने को भारत की नागरिकता से स्वेच्छा से क्या करे, भारत की नागरिकता छोड़ दे। ठीक है, लेकिन इस जो उसका जो आवेदन है या फिर उसकी जो मांग है उसको केंद्र सरकार स्थगित कर सकती है अगर भारत में युद्ध की स्थिति हो। भारत अगर युद्ध लड़ रहा है तो ये जो है नागरिकता का परित्याग, ये अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रावधान है वो संविधान का निष्क्रिय हो जाता है, कि आप मांग नहीं कर सकते कि हमें दूसरे देश, हमें यहाँ से नागरिकता छोड़ना है, हमें दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करनी। ठीक है, इसके बाद ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की आयु होने पर खुद स्वेच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसे नागरिक जो कि क्या कर रहे हैं, भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं या त्याग कर रहे हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, मतलब उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और लेकिन अगर वो बच्चा बालिग हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो फिर वो चाहे तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ले सकता है। अगला है इसी में, ये तो हो गया आपका नागरिकता का परित्याग। बर्खास्तगी, दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका बर्खास्तगी। यहां भी समझ में आ रहा होगा, किसी को बर्खास्त कर देना। ठीक है, तो ये भी है, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अगर क्या करे, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा है, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत किसी क्या हो, युद्ध, सरकार जो हो युद्ध में युद्धरत हो, किसी देश से अन्य देश से युद्ध चल रहा हो। ठीक है, या केंद्र सरकार इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ना ले ले या फिर अपनी सहमति ना दे दे। केंद्र सरकार जब तक सहमति नहीं देती तब तक ये जो है वो बर्खास्तगी नहीं होती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के लिए अपराधी हैं, भारत के लिए, उनकी नागरिकता भारत रद्द नहीं करता, क्योंकि उन्हें जो है उनके दोष के लिए सजा मिलनी चाहिए, तो वो अपने विधि दंड जो अपना इंडियन पेनल कोड है उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, इसलिए उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाती। तो ये डिसीजन किसके हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में, वो जब चाहे इसकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर सकती है और ना चाहे तो उसकी नागरिकता बरकरार रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसी में पॉइंट वंचित किए जाने पर। तीसरा पॉइंट है वंचित किए जाने पर। इसको पढ़ते हैं, वंचित किए जाने पर क्या है। ठीक है,
वंचित किए जाने पर है ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीयकरण व पंजीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। कुछ पॉइंट देके रखें, फैक्ट देके रखें, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। किसको? सिर्फ जो किन किन कारणों से बना हो, या तो देशीयकरण से या पंजीकरण से। जो जन्म से भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त नहीं कर सकती। समझ में आया? जो अपन ने पीछे पढ़ा है अर्जन में, पंजीकरण एक व्यवस्था है, एक देशीयकरण व्यवस्था है। इन दोनों व्यवस्थाओं से जिन्होंने भी क्या किया है, भारत की नागरिकता अर्जित की है, उनकी नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है। किन कंडीशनों में, वो मैं बता रहा हूं। पहली कंडीशन है, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल का, झूठे तथ्यों का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य छिपाए गए। नागरिकता लेने के लिए उसने झूठे तथ्यों का उपयोग किया हो और कुछ सत्य जो तथ्य थे वो क्या करे हो, उसने छिपाए हो, तो भी क्या होगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके बाद है, भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, मतलब उसने कुछ ऐसा बोला हो जो भारत का संविधान का क्या करता हो, अनादर करता हो, ठीक है, और क्या करता हो, अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो, ठीक है। इसके बाद है, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो, किसी युद्ध में जब भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। ऐसा कोई काम जब भारत क्या कर रहा हो, युद्धरत हो, भारत युद्ध कर रहा हो और शत्रु देश के साथ किसी व्यक्ति के कोई संबंध आपके सामने, मतलब सरकार के सामने आते हैं, या तो उसने कोई भारत की गोपनीय सूचना वहां पे पहुंचाई हो, ठीक है, या फिर राष्ट्र विरोधी कोई भी षड्यंत्र किया हो, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार जो है वो समाप्त कर सकती है। तीसरी कंडीशन है, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास। क्या बोला है, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के, मतलब अगर पंजीकरण देशीकरण 2 व्यवस्थाएं हैं जिससे कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, उनके 5 वर्षों के भीतर किसी व्यक्ति को विदेश में 2 वर्ष के लिए सजा हो जाए, विदेश में 2 वर्ष के लिए क्या हो जाए, सजा हो जाए, तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता जो है वो भारत सरकार समाप्त कर सकती है, ठीक है। जिसने क्या किया हो, भारत की नागरिकता अर्जित की हो, या तो पंजीकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा, ठीक है, लेकिन पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्षों के भीतर उसको 2 वर्ष की सजा हो जाए, कहां पे, विदेश में या दूसरे देश में, तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी। आखिरी पॉइंट है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। कोई भी भारतीय नागरिक अगर स्वेच्छा से भारत से बाहर रह रहा है लेकिन उसको 7 वर्ष या उससे अधिक हो गए, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि उसकी नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा कि नागरिक की, अगर किसी की नागरिकता समाप्त करनी हो तो सिर्फ किन किन पॉइंट पर जो है वो केंद्र सरकार निष्कासित कर सकती है, वंचित कर सकती है। तो ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, वंचित किए जाने पर, ठीक है। केंद्र सरकार के पास कितने, कुल 5 ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत केंद्र सरकार किसी भी नागरिक की नागरिकता वंचित कर सकती है। उससे पहले क्या था, बर्खास्तगी थी, स्वतः बर्खास्त हो जाती थी, और उससे पहले क्या था, नागरिकता का परित्याग, मतलब खुद स्वयं कोई व्यक्ति अपने इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर